Mechanical properties of solid or simply matter. टेक्स्ट बुक में मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड ऐसा दिया है, तो केवल सॉलिड के बारे में डिस्कस किया है, बट इट कुड बी फॉर लिक्विड एंड गैस ऑल्सो. Some properties will be associated with liquid gas also, like bulk modulus will come in this chapter, so that is associated with liquid and gas also, but broadly this portion is for solid material, right? And the mechanical property, why this mechanical properties comes, it comes because of intermolecular force, right? Intermolecular, or you can call interatomic also. मीन्स दो एटम के बीच में या मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स होता है उसके वजह से ये प्रॉपर्टी आता है. नाउ व्हाट इज दैट प्रॉपर्टी? सो बेसिकली दिस इंटरैक्टिव प्रॉपर्टी के वजह से इलास्टिसिटी आता है बॉडी में, ठीक है? सो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, force acting between two atoms or molecules. The properties attributed to this is elasticity, surface tension, viscosity, okay, and viscosity has another part which is called friction. So friction we have already studied in force. Okay, what is this property elasticity? What do you mean by this? Ability of the body to restore its shape if deformed. एक बार हम अगर एक बॉडी को डिफॉर्म करके छोड़ दें तो वापस जब अपने ओरिजिनल शेप में ये बॉडी आ जाता है, तो जिस प्रॉपर्टी की वजह से ये हो रहा है, दिस इज कॉल्ड elasticity. Of course this elasticity will come because of intermolecular force. Okay, surface tension. तो सरफेस टेंशन को डिफाइन करने के बजाय कुछ एग्जांपल से समझ सकते हैं. सो व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ सरफेस टेंशन? तो जैसे सरफेस टेंशन में आप प्रॉपर्टी ले सकते हो कि अगर आप टेबल पे वाटर ड्रॉप रख दो, ठीक है, तो वो वाटर ड्रॉप का शेप ऐसा होगा. लिक्विड वन ऐसे कर लेते हैं, दिस इज लिक्विड वन, फॉर एग्जांपल दिस इज ग्लिसरीन, एंड कोई और दूसरा लिक्विड है उसका शेप ऐसा होगा उसी वाटर टेबल पे, राइट? तो इससे क्या समझ में आ रहा है कि किस केस में मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ टेबल्स के बीच में इंटरेक्शन ज़्यादा है, बता सकते हो? सर केस टू में लिक्विड एंड मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ इंटरेक्शन ज़्यादा है, ठीक है? तो यहाँ पे हम ऐसा कह सकते हैं कि ये सरफेस टेंशन है, पहले वाले में सरफेस टेंशन ज़्यादा है जिसके वजह से वो अपने शेप को रिटेन करने का कोशिश कर रहा है, जबकि दूसरे केस में सरफेस टेंशन कम है
जिसकी वजह से ये फैलने का टेंडेंसी ज़्यादा है रख रहा है। तो सीधा सा पॉइंट है कि सरफेस टेंशन अगर लिक्विड का कम होता है ना तो उसमें फैलने का टेंडेंसी ज़्यादा होता है, दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ उसका इंटरेक्शन ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, इसका एक और एग्जांपल है कि जब हम वो जो पेंट करने वाला ब्रश होता है ना, अगर हम इसे लिक्विड में डाल दें तो वो ब्रशल्स जो है वो एक दूसरे से अलग अलग दिखेगा वाटर के अंदर। लेकिन जैसे ही ये पेंट को ब्रश को बाहर लेके आते हैं ना, वो सब का सब एक दूसरे से चिपक जाता है। ठीक है, तो इसके पीछे भी सरफेस टेंशन वजह है। ठीक है, या फिर कोई भी ड्रॉप जो है वो स्फेरिकल शेप क्यों अक्वायर कर लेता है खुद ब खुद। लिक्विड ड्रॉप खुद ब खुद स्फेरिकल शेप क्यों अक्वायर कर लेता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि एक गिवन वॉल्यूम के लिए स्फेयर का वॉल्यूम सबसे कम होता है। एक गिवन वॉल्यूम के लिए, इट कुड बी सिलेंडर ऑल्सो, इट कुड बी एनीथिंग ऑल्सो, बट स्फेयर का वॉल सरफेस एरिया सबसे कम होता है। तो सरफेस एरिया को कम करने के चक्कर में, मिनिमाइज करने के चक्कर में ये स्फेरिकल शेप में आ जाता है। किस प्रॉपर्टी की वजह से ऐसा होता है? तो सरफेस टेंशन की वजह से होता है। सो विल टॉक अबाउट ऑल दिस थिंग्स ऑल्सो, राइट। विस्कस फोर्स, बेसिकली ये टर्म रिलेटेड है लिक्विड के गाढ़ापन से। ठीक है, हिंड्रेंस टू द फ्लूइडिटी ऑफ द लिक्विड। जैसे शहद है और पानी है, दोनों को इंक्लाइन प्लेन पे छोड़ दो तो कौन ज़्यादा स्लिप करेगा, कौन ज़्यादा नीचे तेज़ी से जाएगा? तो पानी नीचे चला जाएगा, लेकिन शहद जो है उसका फ्लूइडिटी कम है, वो नहीं मूव करेगा। तो हम कहते हैं कि शहद ज़्यादा विस्कस है और पानी कम विस्कस है कंपैरेटिवली। अगेन विच प्रॉपर्टी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस? सो इट इज़ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। हम कहेंगे शहद के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज़्यादा है, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल्स रिलेटिवली फ्री नहीं है मूव करने को, जबकि पानी में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कमज़ोर है, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल्स आसानी से मूव कर पा रहा है। ट्रू? सो ऑल दिस प्रॉपर्टीज आर कमिंग बिकॉज ऑफ intermolecular force, right? So there are two type of intermolecular force. One is called adhesive force and other is called cohesive force. Adhesive force it is interaction force between molecules of different type of materials like वाटर, ऑयल। आपने देखा होगा कि पानी में एक दो ड्रॉप ऑयल का डाल दो तो क्या होगा, और उसका उल्टा ऑयल के अंदर एक दो ड्रॉप पानी को डाल दो तो क्या होगा। ठीक है, तो वाटर ऑयल में इंटरेक्शन हो गया, या फिर वाटर को टेबल पे रख दिया तो वाटर वुड इंटरेक्शन, इस तरह से। ठीक है, देन देयर इज कोहेसिव फोर्स। It is the interactive force between same type of molecules. Molecules of same type. आप कह सकते हो वाटर का वाटर मॉलिक्यूल के साथ, ठीक है, ग्लास का ग्लास के साथ, इस तरह से सेम टाइप ऑफ मटेरियल्स के बीच में इंटरेक्शन जो होता है उसे हम कोहेसिव फोर्स कहते हैं। ठीक है,
why oil is spread on water surface while water remain while water do not spread on oil surface. adhesive फोर्स को FD से इंडिकेट कर देंगे एंड कोहेसिव फोर्स को FC से इंडिकेट कर देंगे. आप ये करके देख सकते हो घर में, ठीक है, कि वाटर सरफेस के ऊपर एक ऑयल ड्रॉप डालोगे ना, तो वो ऑयल जो है वो पूरा का पूरा सरफेस के ऊपर फैल जाएगा, ठीक है, थिन फिल्म बना देगा. जबकि अगर ऑयल के अंदर वाटर के एक आध ड्रॉप को डालो तो वाटर जो है वो ड्रॉपलेट फॉर्म में ही रह जाएगा ऑयल के अंदर. सो व्हाई इट हैपेंस सो? अच्छा, स्प्रेड करने का मतलब क्या है? कौन सा फोर्स स्ट्रांग है? ऑयल वाटर का फोर्स स्ट्रांग है या ऑयल वाटर वाटर का फोर्स स्ट्रांग है? यहाँ पे 3 फोर्स तुम्हें देखना है, ठीक है. कौन कौन सा है? ऑयल ऑयल विच इज कोहेसिव फोर्स, जिसको हम कोहेसिव फोर्स ऑफ ऑयल बोलेंगे, ठीक है. वाटर वाटर, इसे भी कोहेसिव फोर्स ऑफ वाटर कहेंगे. एंड फोर्स बिटवीन ऑयल वाटर, ठीक है. दिस इज कोहेसिव फोर्स of water, cohesive force of oil. So see, the order is cohesive force of water is stronger. Cohesive force is water is stronger than the adhesive force of oil water, and is stronger than the cohesive force of oil. तो क्या होगा, जब वाटर सरफेस के ऊपर ऑयल ड्रॉप हम डालेंगे तो क्योंकि ऑयल का और वाटर के मॉलिक्यूल के बीच में इंटरेक्शन ज़्यादा स्ट्रांग है, इसकी वजह से, और ऑयल के मॉलिक्यूल के बीच में कमज़ोर वीक इंटरेक्शन हो रहा है, तो ऑयल मॉलिक्यूल वाटर मॉलिक्यूल के ऊपर ज़्यादा स्प्रेड होने का कोशिश करेगा इस तरह से, ठीक है. इसलिए ये स्प्रेड हो जाता है. जब हम ऑयल के ऊपर वाटर को डालेंगे तो इस तरह का शेप ले लेता है वाटर, वो फैलता नहीं है. क्यों? क्योंकि वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन फोर्स है कंपेयरिंग टू ऑयल एंड वाटर मॉलिक्यूल. तो क्योंकि ऑयल और वाटर मॉलिक्यूल के बीच में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन नहीं है कंपेयरिंग टू वाटर, तो वाटर एक दूसरे को होल्ड करके रख लेगा, ठीक है, फैलने नहीं देगा. तो यहाँ से समझ में आता है कि कोहेसिव एंड एडहेसिव फोर्स का किस तरह से हम रोल देख सकते हैं, ठीक है. Understood this point? Any question about cohesive and adhesive force? So we started with intermolecular force, then the properties I mentioned. इस चैप्टर में हम लोग मेनली इलास्टिसिटी देखने वाले हैं, ठीक है. टेक्स्ट बुक में अगर देखा जाए तो इलास्टिसिटी एंड फ्रिक्शन पढ़ना है. ओके, मैंने टेक्स्ट बुक खोल रखा है, एक बार टेक्स्ट बुक भी देख लो. क्या करना है हमें इस चैप्टर में. स्क्रीन पे टेक्स्ट बुक आया होगा, हाँ.
मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड्स, इलास्टिक बिहेवियर ऑफ सॉलिड, स्ट्रेस स्ट्रेन, नाम पहले से पता है तुम लोग को, यंग्स मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, बल्क मॉडुलस, टर्म्स पहले से जानते हो, इसके बारे में हम लोगों को स्टडी करना है यहाँ पे। देन स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व होगा, ग्राफ होगा, जिससे डक्टिलिटी एंड ब्रिटलनेस ऑफ द मटेरियल को हम लोग स्टडी करते हैं। स्ट्रेन एनर्जी, हार्डनेस, खत्म। और उसके बाद ना ओरिजिन ऑफ फ्रिक्शन, ओरिजिन ऑफ फ्रिक्शन, तो मतलब फ्रिक्शन फोर्स, स्टैटिक फ्रिक्शन, सॉलिड फ्रिक्शन, ये सब पढ़ना होता है। तो ये सब हम लोगों ने कवर अप कर रखा है फ्रिक्शन में, ठीक है। हम लोग मेनली इस चैप्टर में फोकस करने वाला इलास्टिसिटी को। एडहेसिव फोर्स एंड कोहेसिव फोर्स समझ में आ गया। Why oil spread on water surface while when I put water in oil, water does not spread? तो water molecules के बीच का फोर्स ज़्यादा स्ट्रांग है कंपेयरिंग टू oil water force. Now coming to the property elasticity. Elasticity or elastic property, ठीक है। What is this? This is the ability of a body to restore its original shape when released after being डिफॉर्म्ड। एक बॉडी को डिफॉर्म कर दो, ठीक है, और फिर उसे अब छोड़ दो, तो ये बॉडी में कितना टेंडेंसी है अपने ओरिजिनल शेप को वापस रीगेन करने का, इस एबिलिटी को हम इलास्टिसिटी कहते हैं। और अगर बॉडी में वो एबिलिटी नहीं है, डिफॉर्म कर दिया और वो शेप रिगेन नहीं कर रहा है, ठीक है, जैसे है वैसे ही पड़ा रह गया, ठीक है, तो उस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? प्लास्टिसिटी, प्लास्टिक बॉडी, ठीक है। इस तरह के बॉडीज़ को हम इलास्टिक बॉडी कहेंगे। And then we have plastic body or plasticity. So it is inability. Inability of a body to restore its original shape. बात क्लियर है, इसलिए पूरा लिखने का जरूरत नहीं है। द बॉडी इज कॉल्ड प्लास्टिक बॉडी और सिंपली प्लास्टिक, राइट। अभी ये प्रॉपर्टी आता कहाँ से है? तो ये नेचुरल होता है हर बॉडी का, ठीक है, हर बॉडी का जो मॉलिक्यूल्स होता है उसके बीच में फोर्स होता है। अब ये जो फोर्स है वो कितना स्ट्रांग है और कितना वीक है, ये नेचुरली हर बॉडी में होता है, ठीक है। जैसे एक एक मेटल प्लेट ले लें तो उसके मॉलिक्यूल्स के बीच में किस तरह का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है। दूसरी जगह पे वाटर ले लेते हैं, उसके अंदर मॉलिक्यूलर फोर्स किस तरह का है, ठीक है। या फिर कोई गैस ले लें, उसके अंदर किस तरह का मॉलिक्यूलर फोर्स है। ये सब
उस गैस के या लिक्विड के अपने नेचर पे डिपेंड करता है, ये बाहर से कुछ डिसाइड नहीं हो रहा है बहुत ज़्यादा, ठीक है। ऑफ कोर्स टेम्परेचर पे ये बात डिपेंड करता है, ठीक है। क्या होगा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो? सर वीक हो जाए। ये डिक्रीज करता है, ठीक है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स डिक्रीजेस व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस। रीजन इज सिंपल, because of temperature increase, vibration energy comes, that is kinetic energy comes, and because of this kinetic energy molecule has a great tendency to move away from each other, मीन्स उनके बीच में जो बॉन्ड बना हुआ है वो बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, जो आप सिंपली केमिस्ट्री में भी पढ़ते हो कि हीट कर रहे हैं तो बॉन्ड ब्रेक कर जाता है, ठीक है। तो एक तरह से वो मॉलिक्यूल एक दूसरे से फ्री होना चाहता है, तो फ्री होने का मतलब है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का डिक्रीज होना, ठीक है। Okay, so intermolecular force are of two types, attractive and repulsive. अब वो किस तरह से होता है उसके ऊपर बात करते हैं। मैंने बोला कि हर बॉडी में थोड़ा या ज़्यादा ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स रहता ही रहता है। जिसमें कम रहता है वो अपने शेप को रिस्टोर नहीं कर सकता है, जिसमें ज़्यादा रहता है वो अपने शेप को वापस रिस्टोर कर पाता है, ठीक है। अब ये जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है ये शॉर्ट रेंज्ड है, मतलब रेंज बाउंडेड है। ऐसा नहीं है कि बहुत दूर तक मॉलिक्यूल्स को हम रख दें तब भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स लगता रहता है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या है? शॉर्ट रेंज्ड। act when separation is very small। कितना? तो approximately 1 angstrom, right? You can take it 1 picometer, you can take it 1 nanometer also, right? न्यूक्लियर फोर्स जो होता है वो इतने छोटे गैप पे नहीं एक्ट करता है, उसे इससे भी कम गैप चाहिए। न्यूक्लियर फोर्स के बारे में बात कर रहा हूँ। न्यूक्लियर फोर्स इज द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन टू न्यूक्लियस। ना न्यूक्लियस का साइज कितना होता है? तो वो 1 फर्मी के बराबर होता है, 10⁻⁻15 मीटर, ठीक है। तो न्यूक्लियर फोर्स का अगर हम बात करेंगे देन इट इज ऑफ द ऑर्डर, इट एक्ट्स व्हेन द सेपरेशन इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ फर्मी, ओके। बट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है वो पूरा मॉलिक्यूल या पूरा एटम के ऊपर हम बात कर रहे होते हैं, ठीक है। तो सेपरेशन थोड़ा बड़ा लेते हैं, मतलब लगता है, हम लेते नहीं हैं, खुद ही ऐसा हो रहा होता है। सो वो बड़ा सेपरेशन क्या है? दैट इज नियर अबाउट 10⁻⁻12 -10 -9 इस तरह से, ठीक है। लेकिन कोई कहे कि 1 सेंटीमीटर 1 mm के गैप पे मॉलिक्यूल्स रखा हुआ हो तो क्या उसके बीच में इंटरेक्शन फोर्स होगा? तो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। सो देयर इज अ लिमिट ऑन द डिस्टेंस फॉर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स टू एक्ट। नाउ सी व्हाट हैपेंस इन सॉलिड। जैसे मान लो आपके टेबल पे एक पेन पड़ा हुआ है। पेन इज मेड अप फ्रॉम द मॉलिक्यूल्स और एटम्स। तो इस गिवन रूम टेम्परेचर पे सारा मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से ऑन एन एवरेज कुछ गैप बना करके बैठा हुआ है। मॉलिक्यूल्स चल तो नहीं रहा है, एम आई राइट? सारा मॉलिक्यूल ऑन एन एवरेज एक दूसरे से, ठीक है, कम भी हो सकता है थोड़ा, ज़्यादा भी हो सकता है थोड़ा। सो ऑन एन एवरेज सारा मॉलिक्यूल एक दूसरे से सेपरेशन बना के बैठा हुआ है, ठीक है।
and I will call it this separation as R naught. Space between intermolecular space between molecules in the solid, I am taking it as R naught. क्या ये रॉड क्या ये पेन एक्सपैंड कर रहा है या कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है? कुछ हो रहा है उसमें? कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है। इसलिए हम ये कहेंगे कि सारे मॉलिक्यूल्स रेस्ट में है एंड नेट फोर्स जीरो है हर मॉलिक्यूल पे, राइट। नेट फोर्स इज जीरो और सारा का सारा मॉलिक्यूल स्टेबल फॉर्म में पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी के टर्म में सोचेंगे तो ये मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी होगा और ये कंडीशन होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम स्टेट का, स्टेबल इक्विलिब्रियम स्टेट का। तो सारा मॉलिक्यूल जो है स्टेबल पड़ा हुआ है, रेस्ट में पड़ा हुआ है, कहीं कोई मूवमेंट नहीं है। दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम सेपरेशन। इक्विलिब्रियम के टाइम पे एटम्स के बीच में कितना सेपरेशन है उसे हम इक्विलिब्रियम सेपरेशन कहते हैं, ठीक है। अब थिंक, आपने पेन को थोड़ा दोनों तरफ से खींचा, ठीक है। ये पेन को टूटने नहीं देना है, ठीक है। तो आप दोनों तरफ से जब फोर्स लगाओगे तो मुझे बताओ पेन का लेंथ इंक्रीज हो रहा है या नहीं हो रहा है? पहले तो इसी का आंसर चाहिए। बहुत ज़्यादा भी फोर्स नहीं लगा दिया है, नॉर्मल सा एक फोर्स लगाया पेन के ऊपर। बताओ मुझे पेन का लेंथ इंक्रीज हो रहा है या नहीं हो रहा है? यस नो? नो सर। नो सर। सो यहाँ पे आप बात को समझो, लेंथ पेन का इंक्रीज हो रहा है बट वो इंक्रीज इतना नहीं है कि विजिबल है वो। एम आई राइट? देखो, कोई भी बॉडी जो है ना वो परफेक्टली रिजिड नहीं है। परफेक्टली रिजिड मतलब उसको हम जरा भी डिफॉर्म नहीं कर सकते, ऐसा नहीं होता है। ऑल द मटेरियल्स इन दिस नेचर कैन बी डिफॉर्म्ड बाय अप्लाइंग द फोर्स, ठीक है। तो पेन भी जो है ना वो डिफॉर्म कर रहा है, ये एक अलग मैटर है कि हमें नहीं दिख रहा है। लेकिन माइक्रोस्कोपिक स्केल पे जाकर के अगर हम मेजर करेंगे ना तो बिना फोर्स के जो लेंथ होगा ना उससे थोड़ा सा ज़्यादा मुझे मिलेगा। इनफैक्ट इस चैप्टर में आपको इतना ही गैप के ऊपर बात करना है, ये भी समझो। ऐसा नहीं है कि तुम्हें बिल्कुल नेकेड आई से विजुअली दिखेगा कि कितना लेंथ बढ़ गया फोर्स लगाने से। द लेंथ change in this chapter you will find it very 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 small, but though there is increase in the length, so we are studying this, okay। तो लेंथ इंक्रीज किया, ठीक है। ये जो फोर्स लगाया है ना इसे हम कहेंगे डिफॉर्मिंग फोर्स, क्योंकि यही शेप को डिफॉर्म कर रहा है। गेटिंग माय पॉइंट? तो अब ये मान लो कि लेंथ इंक्रीज हो गया है, तो क्या कहते हो, मॉलिक्यूल्स के बीच में गैप इंक्रीज हुआ है क्या? यस नो? लेंथ इंक्रीज हुआ है मतलब मॉलिक्यूल्स के बीच में सेपरेशन बढ़ा है। अब ये सेपरेशन बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा है, ये विजिबली अभी दिख रहा है हम लोगों को, ठीक है ना। जैसे ही उस आर नॉट से ज़्यादा लेंथ होगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ये मॉलिक्यूल्स को अपने तरफ खींचना शुरू कर देगा वापस। जो गैप बढ़ गया था इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की वजह से, वापस ये मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब आना शुरू हो जाएगा। अगर हम ये बाहर के फोर्स को हटा दे तो, अगर नहीं हटाएंगे, फोर्स लगा करके रखेंगे, तो अंदर में भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स लगा रहेगा, Fc अपीयर हो जाएगा। ऊपर वाले में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है क्या? ऊपर वाले फिगर में तो नहीं है, ठीक है। तभी तो बाहर से कोई फोर्स नहीं है तो अंदर में कोई फोर्स नहीं है। लेकिन अब देखो, बाहर से फोर्स लगाया लेकिन ये लेंथ बढ़ करके एक इक्विलिब्रियम में आ जाएगा वापस। ऐसा नहीं है कि बढ़ता ही चला जाएगा। अगर बढ़ता चला जाएगा ये कब हो सकता है? जब अंदर का फोर्स वीक था, बाहर का फोर्स स्ट्रांग था। बट इट इज़ नॉट सो। शुरू में तो कोई फोर्स ही नहीं था अंदर में। जब बाहर से फोर्स लगा तो एटम्स के बीच में या मॉलिक्यूल्स के बीच में गैप बढ़ा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स अपीयर हो गया
और ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इतना बढ़ के हो गया कि वो बाहर के फोर्स को बैलेंस कर पा रहा है, एंड देयरफॉर इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड। आप एक काम करो, इस सिचुएशन को सीधा सीधा स्प्रिंग से सोचो, ठीक है? तो स्प्रिंग का एक नॉर्मल स्टेट होता है जो ऊपर वाले फिगर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये नॉर्मल स्टेट हो गया। अब मैंने स्प्रिंग को फोर्स लगा करके स्ट्रेच कर दिया, तो ये स्प्रिंग स्ट्रेच हो चुका है। तो बाहर से फोर्स एफ लगा रहे हैं, तो क्या इसमें स्प्रिंग फोर्स एग्जिस्ट कर रहा है? बताइए, यस नो। अगर स्प्रिंग को स्ट्रेच करके रखा है तो बाहर से फोर्स है, तो उल्टे डायरेक्शन में स्प्रिंग फोर्स है? यस है, Yes, यस है। ऊपर वाले फिगर में बाहर कोई फोर्स नहीं है, तो क्या स्प्रिंग के अंदर कोई फोर्स है? नहीं है। सो एग्जैक्टली सेम थिंग इज गोइंग ऑन हेयर। इनफैक्ट ये जो फोर्स है ना के एक्स, आगे चल करके इस चैप्टर में हम इसे इस फोर्स से, जो अंदर का जो फोर्स है ना, रिस्टोरिंग फोर्स, उससे हम इक्वेट करने वाले हैं, कंपेयर करने वाले हैं आगे चल के। बहरहाल, तो यहाँ पे क्या हुआ, अब हम इस फोर्स को रिमूव करेंगे, तो क्या होगा? व्हेन द फोर्स इज रिमूव्ड, एक्सटर्नल फोर्स इज रिमूव्ड, एफ सी इज स्टिल प्रेजेंट देयर। एफ सी मतलब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है। उसकी वजह से मॉलिक्यूल्स वापस अपनी जगह पे आने का कोशिश करेगा, और जैसे जैसे करीब आएगा वैसे वैसे ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कम होना, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स भी कम होना शुरू हो जाएगा। जैसे ही वो ये ऊपर के स्टेज में पहुंच जाएगा, मतलब ओरिजिनल शेप में पहुंच जाएगा, इसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स खत्म हो जाएगा, ठीक है? When deforming force removed, original separation R naught and then disappears। बिल्कुल आप स्प्रिंग के जैसा सोचो, जब स्प्रिंग वापस अपने नेचुरल लेंथ में आता है तो के एक्स कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ठीक है? तो वैसा ही यहाँ पे हो रहा है। नाउ सेम इज ट्रू फॉर द रिवर्स प्रोसेस ऑल्सो। यहाँ पे तो आर जो था ना, वो बड़ा है आर नॉट से, ठीक है? ऐसा ही अगर मैंने कंप्रेस कर दिया, तो कंप्रेस करने से क्या होगा? इसको हम कहते हैं टेंसाइल। जब खींचते हैं बाहर की ओर ना, तो इसे हम टेंसाइल कहते हैं। तो आप टेंसाइल स्ट्रेस भी नाम दे सकते हो। यहाँ पे बॉडी में टेंसाइल स्ट्रेस आया है, ठीक है? अगर हम इसी बॉडी को कंप्रेस करते, फोर्स अंदर की ओर लगाते, तो ये थोड़ा सा कंप्रेस हो जाएगा, जो हमें पता भी नहीं लगेगा। आई एम अगेन टॉकिंग अबाउट योर पेन ओनली। अगर इनवर्ट फोर्स लगाओगे तो पेन का लेंथ थोड़ा डिक्रीज होगा, जो कि विजिबल नहीं है नेकेड आई से, ठीक है? बट जरूर थोड़ा ना थोड़ा वो गैप कम हुआ है। तो जब ये फोर्स लगा हुआ है तो अगेन ये डिफॉर्मिंग फोर्स है, और क्योंकि यहाँ पे कंप्रेस हो रहा है ना, इसलिए हम इसे कंप्रेसिव स्ट्रेस का नाम देंगे। तो कंप्रेसिव का मतलब अंदर की ओर फोर्स, टेंसाइल का मतलब बाहर की ओर फोर्स रहेगा। दिस इज द केस ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेस। यहाँ पे मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से थोड़ा करीब हो गया है, बट ये मॉलिक्यूल्स को वो उतना करीब होना भी पसंद नहीं है, ठीक है? तो यहाँ पे आर जो है वो छोटा हो गया है, तो यहाँ पे मॉलिक्यूल्स क्या करेगा कि फिर से अपने ओरिजिनल पोजीशन पे जाने का टेंडेंसी रखेगा, इसलिए जो फोर्स होगा ना वो रिपल्सिव नेचर का होगा, ठीक है? समझो इस बात को, क्योंकि मॉलिक्यूल्स को दूर होना है, जरूरत से ज़्यादा करीब आ गया है, रिपल्सिव फोर्स यहाँ एग्जिस्ट करेगा। तो जब हम बाहर का फोर्स हटा देंगे, तो वो रिपल्सिव फोर्स के वजह से मॉलिक्यूल्स वापस अपने ओरिजिनल डिस्टेंस पे जाएगा, और फिर ये फोर्स डिसअपेयर हो जाएगा।
and this is how the body will restore its shape because of these forces, जो कि इंटरमोलिकुलर फोर्स है. नाउ एक बॉडी रिकवर करेगा या नहीं करेगा वो इस फोर्स पे डिपेंड कर रहा है, और ये फोर्स कहाँ से आता है, तो वो बाय नेचर है. ठीक है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इन सब का कॉम्बिनेशन करके होता है. ठीक है, तो नेचुरली अलग अलग मॉलिक्यूल्स का, नेचर ऑफ मटेरियल का अलग अलग स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स होगा. ठीक है, जिसका एक सिंपल सा चीज़ आपने पढ़ा है कि अगर स्टेट ऑफ मैटर से भी हम सोचें तो सॉलिड में इंटरमोलिकुलर फोर्स ज़्यादा होता है, लिक्विड में उससे कम होता है, और सॉलिड में, गैस में सबसे कम होता है इंटरमोलिकुलर फोर्स. गैस के इंटरमोलिकुलर फोर्स का नाम क्या है, बता दो जरा. व्हाट इज दैट नेम स्पेशल गिवन टू द इंटरमोलिकुलर फोर्स इन गैस? केमिस्ट्री में पढ़ा होगा पक्का, गैसेस स्टेट में पढ़ा होगा. वैष्णव, Van der Waals force. yes it is. It is the Van der Waals force, and which is the weakest force, right? तो अभी तक डिस्कशन चल रहा था इंटरमोलिकुलर फोर्स पे, और इंटरमोलिकुलर फोर्स की वजह से ओरिजिनल शेप को रिस्टोर करने का टेंडेंसी समझ में आ गया. प्लास्टिक बॉडी अगर है तो उसे हम कंप्रेस करें और वो जिस फॉर्म में है वैसी फॉर्म में रह जाए, जैसे क्ले होता है ना. आप मिट्टी ले लो, थोड़ा गीला मिट्टी या फिर आटे का गोला ले लो, उसे डिफॉर्म करके छोड़ दो, तो जिस तरह से डिफॉर्म करके तुम छोड़ दोगे वैसे ही वो पड़ा रह जाएगा. तो इसमें रिस्टोर करने का टेंडेंसी बिल्कुल नहीं है. ठीक है, सो दिस इज अ प्लास्टिक बॉडी. नाउ द वन विच इज नॉट एबल टू रिस्टोर इट्स शेप इज कॉल्ड प्लास्टिक बॉडी. ठीक है, अब ये सब ऊपर से समझ रहे थे. नाउ फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इसमें एक मॉडल दिया गया है कि कोई भी सॉलिड मटेरियल होता है ना, तो उसे हम स्प्रिंग एटम मॉडल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. होता नहीं है ऐसा, लेकिन सोच सकते हैं इसके एनालॉगस. ठीक है, सो व्हाट वी डू इन दिस, सॉलिड के एटम्स हैं या मॉलिक्यूल्स हैं ये सब, तो मैंने क्यूबिक फॉर्म में सारे एटम्स को अरेंज कर रखा है, और उसके बाद सारे एटम्स के साथ ऐसा स्प्रिंग कनेक्ट कर दिया है. ये एक्चुअली में नहीं होता है, लेकिन ऐसा हम सोच रहे हैं. और जो स्प्रिंग है ना, वो एक्चुअली बॉन्ड लेंथ है, बॉन्ड है हर दो एटम के बीच में. सारा एटम एक दूसरे से कैसे जुड़ा हुआ है, बॉन्ड से के थ्रू जुड़ा हुआ है. ठीक है, तो ये बॉन्ड के थ्रू जुड़ा हुआ है. एट गिवन टेम्परेचर, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, टेम्परेचर नहीं चेंज करेंगे हम, तो आप ये मानोगे ना कि सब एटम एक दूसरे से बराबर डिस्टेंस बना करके बैठा हुआ होगा. इसमें एक गिवन टेम्परेचर पे नेट फोर्स 0 होगा, और सारा एटम एक दूसरे से ऑन एन एवरेज बराबर डिस्टेंस पे होगा. दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम डिस्टेंस. ठीक है, ना अगर मैं स्ट्रेच करूं तो यही गैप बढ़ेगा, ये आर नॉट बढ़ जाएगा. जैसे ये गैप बढ़ेगा, आप बताओ स्प्रिंग को अगर खींचोगे तो वापस स्प्रिंग अपनी ओरिजिनल जगह आना चाहेगा. तो अगर मैंने स्ट्रेच किया तो शेप को रिस्टोर करेगा ये बाय श्रिंकिंग बैक.
अगर मैंने कंप्रेस किया इसे तो वापस ये एक्सपैंड करके अपने ओरिजिनल शेप में चला जाएगा। ठीक है, तो दिस इज द मॉडल दैट वी अडॉप्ट। तो पीछे जो समझाया वही चीज़ यहाँ पे हो रहा है। ओके, क्योंकि स्प्रिंग मॉडल है, स्प्रिंग है इसके अंदर, तो हम ये कह सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी हर दो एटम के बीच में है, और एक पोटेंशियल एनर्जी कर्व इसके साथ एसोसिएटेड है जो आपने पहले भी पढ़ा है वर्क पावर एनर्जी में। ठीक है, डायरेक्ट नहीं तो क्वेश्चन के फॉर्म में पढ़ा है। एक इस तरह का ग्राफ होता है, ये होता है सेपरेशन आर बिटवीन टू एटम्स। ये जो ग्राफ है वो टू एटम्स के लिए या टू मॉलिक्यूल्स के लिए है। दिस इज पोटेंशियल एनर्जी सो वाई एक्सिस इज द पोटेंशियल एनर्जी एंड एक्स एक्सिस पे सेपरेशन है। इसमें से एक एटम को सेंटर पे फिक्स कर दो, वन को। अभी दूसरा एटम कहीं भी हो सकता है, वो यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। दो ही एटम लेना है। ठीक है, तो ये वाला जो पोजीशन है, ये वाला जो पोजीशन है, जब ये सेपरेशन होगा तो क्या मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी दिख रहा है तुम्हें? देखो नीचे ग्राफ को, इज दिस द मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ऑल द गिवन केसेस? Yes. यहाँ पे जो सेपरेशन है दोनों एटम के बीच में, वन और टू के बीच में, इसे हम आर नॉट बोलेंगे। और ये स्टेबल इक्विलिब्रियम स्टेट का केस है। याद कर लो, पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस सेपरेशन का जो कर्व बनाते थे उसमें स्टेबल इक्विलिब्रियम कब आता है? तो जहाँ जहाँ बॉटम बनता है वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी स्टेबल इक्विलिब्रियम आता है, जहाँ जहाँ टॉप बनता था वहाँ पे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम आता था। ठीक है, सो ये सेपरेशन इसका स्टेबल इक्विलिब्रियम का है। अब अगर मैंने इसे पुल कर दिया, पुल करके पीछे खींचा, दूर खींचा दोनों एटम को, तो न्यू सेपरेशन हो गया R1, लेट्स कॉल इट R1। अब जो एनर्जी एसोसिएटेड है वो देखो, क्या ये एनर्जी U1 मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी से ज़्यादा है? यस। ठीक है, और सिस्टम में पोटेंशियल एनर्जी अगर ज़्यादा है तो एक्सटर्नल वर्क डन करना पड़ा होगा। अब हम इस सिस्टम को छोड़ दें तो क्या होगा? वापस ये मॉलिक्यूल जो होगा वो पोजीशन 2 पे आना चाहेगा, आर नॉट को एक्वायर करना चाहेगा। ठीक है, सो U1 इज ग्रेटर दैन मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। तो आपको पता है कि पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम करने के लिए सिस्टम वापस लौट के आएगा। ये मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी का मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। तो R1 में क्या होगा? अट्रैक्शन होगा, जिसके वजह से अट्रैक्टिव फोर्स, ये अट्रैक्टिव इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है। उसी तरह से मान लो इसे पुश कर देते, मतलब दोनों के बीच का सेपरेशन को कम कर देते, तो सेपरेशन कम करने पे देखो ये एनर्जी आ रहा है U2, और जो सेपरेशन है ना वो है R2। तो यहाँ R1 बड़ा था R0 से, तब के लिए ये था। अब सेकेंड केस में डिस्कस कर रहा हूँ कि R2 जो है वो छोटा है R0 से, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी U2 बड़ा है U मिनिमम से, तो क्या होगा? यहाँ पे रिपल्सिव फोर्स लग रहा है, फोर्स जो है वो बाहर की ओर लग रहा है, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल वापस R0 पे चला जाएगा। सो ये ग्राफ समझ में आ गया? जो पीछे एक्सप्लेन कर रहा था उसी बात को ये शायद दूसरे से तीसरी बार मैं समझा रहा हूँ कि सेपरेशन कम या ज़्यादा होने पे
मॉलिक्यूल जो होगा वो वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन पे जाने का कोशिश करेगा, ठीक है। एंड दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड इलास्टिक प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी, रीस्टोरिंग शेप ऑफ द बॉडी। एंड व्हाई इट हैपेंस सो? बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ intermolecular force. If intermolecular force is there, it means work need to be done on the system. So there will be increase or decrease in the potential energy of this, increase in the potential energy of the system. In both the cases, आप चाहे लेंथ को कम करो चाहे बढ़ा दो, दोनों ही केस में पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज कर रहा है। यहाँ देखा अभी इस ग्राफ में तुमने, U1 एंड U2 दोनों बड़ा है U मिनिमम से, ठीक है। ये एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे हम बात कर रहे हैं। सो दिस इज ऑल द एक्सप्लेनेशन फॉर व्हाई अ बॉडी इज इलास्टिक इन नेचर, ठीक है। तो अभी तक में डिस्कशन के बाद ये निकल के आया है कंक्लूजन कि एक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है जिसके वजह से रिस्टोरेशन होता है, और एक एक्सटर्नल फोर्स होगा जो डिफॉर्म करेगा, ठीक है। ओके, मुझे ये जानना है कि रबड़ और आयरन में कौन ज़्यादा इलास्टिक है? Rubber. और आयरन में कौन ज़्यादा इलास्टिक है? वन आंसर कमिंग इज रबड़। एवरीवन एग्री विद दिस? रबड़ और आयरन में कौन ज़्यादा इलास्टिक है? तो अब मैं इसे दूसरे तरीके से पूछता हूँ, रबड़ और आयरन में कौन ज़्यादा मुश्किल से डिफॉर्म होने वाला है? तो आयरन, राइट। आयरन नीड्स लार्ज फोर्स टू डिफॉर्म। व्हाई आयरन नीड लार्ज फोर्स टू डिफॉर्म? आपको आंसर करना है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के केस में। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स आयरन का एंड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स रबड़ के मॉलिक्यूल्स का, इन दोनों में से किसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रांग है? Iron. आयरन का। इसलिए मुश्किल था उसे डिफॉर्म करना, ठीक है। लेकिन एक बार डिफॉर्म हो जाए तो रीस्टोरिंग फोर्स किस में ज़्यादा होगा? Rubber. Restoring force comes because of intermolecular force, and just now you have said that iron has strong intermolecular force, ठीक है। तो मैं फिर से पूछ रहा हूँ, डिफॉर्म करने के बाद इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स किस में ज़्यादा है? आयरन में। Iron. कौन ज़्यादा जल्दी अपने शेप को रिकवर करेगा? तो वो जिसके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रांग रहेगा, ज़्यादा रहेगा। सो इट इज़ आयरन। सो द आंसर इज आयरन इज मोर इलास्टिक देन रबड़। तो ये जो हम प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस करते हैं ना, उससे यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट है, और फैक्ट यही है जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। जो बॉडी जितना हार्ड है ना, वो उतना ही ज़्यादा इलास्टिक ट्रीट होगा। अंडरस्टैंड दिस पॉइंट, ठीक है। क्योंकि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं एबिलिटी टू रिस्टोर इट्स ओरिजिनल शेप। अब आप ये बोल सकते हो कि सर ये जो आयरन का वायर है उसे मैं अगर मान लो बहुत ज़्यादा स्ट्रेच कर दूँ तो फिर तो वो वापस अपने शेप में आता नहीं है, लेकिन रबड़ को ज़्यादा स्ट्रेच कर दूँ तो भी वो रबड़ वापस अपने ओरिजिनल शेप में आ जाता है। दिस कुड बी योर क्वेश्चन। तो यहाँ पे बात आएगा कि देखो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कितने देर तक सर्वाइव कर रहा है, कितने डिस्टेंस तक सर्वाइव कर रहा है। तो ये फैक्ट है कि आयरन में कम डिस्टेंस तक के लिए ही सर्वाइव करता है, ठीक है। लेकिन जब सर्वाइव करता है तो बहुत स्ट्रांग फोर्स के साथ रहता है वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, ठीक है। और हम ऑलरेडी बात कर रहे हैं कि डिफॉर्मेशन जो है वो बिल्कुल ऐसा नहीं कि उसको तोड़ मोड़ करके बराबर कर देने का बात कर रहे हैं। डिफॉर्मेशन से हमारा मतलब है कि थोड़ा सा शेप में चेंज आया हो, तब के लिए एक लिमिट है। जब हम कर्व पढ़ेंगे ना तो आपको पता लगेगा कि एक लिमिट है, उसके बाहर अगर हम किसी भी मॉलिक्यूल को, इवन रबड़ को भी खींच के अलग अलग कर दें तो फिर रबड़ भी वापस अपने ओरिजिनल शेप में नहीं आ पाता है, ठीक है। तो एक लिमिट के अंदर ही हम जब डिस्प्लेस करेंगे, डिफॉर्म करेंगे, तभी इसके लिए हम बात कर रहे हैं इस चीज़ को, ठीक है। एनीवे, द आंसर टू दिस इज आयरन इज मोर इलास्टिक दैन रबड़। इसको सीधा समझने का ज़रूरत है तुम्हें कि जो जितना हार्ड है इंटरमॉलिक्यूलर उसमें ज़्यादा है, तभी तो वो हार्ड है, ठीक है। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जिसमें ज़्यादा होगा उसका इलास्टिक प्रॉपर्टी हाई होगा।
सिंपल। ठीक है, तो ये आगे के डिस्कशन में कहीं ना कहीं पे मैं लिखूंगा, तो अभी नहीं लिख रहा हूँ इस बात को। ठीक है, अब हम सीधा आ रहे हैं इस प्रॉपर्टी को, डिफॉर्मेशन को स्टडी करने के लिए जो टर्म्स है उसको हमें डिफाइन करना पड़ेगा। तो हमें डिफॉर्म करना पड़ेगा पहले बॉडी को, इसके लिए फोर्स चाहिए। ठीक है, और डिफॉर्म जब होता है तो बॉडी स्ट्रेस में आ जाता है, मतलब बॉडी के अंदर एक टेंशन जनरेट हो जाता है या फोर्स जनरेट हो जाता है, जिसे मैं स्ट्रेस कह रहा हूँ। सो नाउ वी हैव द टर्म स्ट्रेस। So how do we define stress? Stress is defined as a restoring force divided by cross sectional area. ठीक है, यहाँ पे सिंपली मैंने फोर्स अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया नहीं लिखा है, समझो। यहाँ पे रिस्टोरिंग फोर्स, अगर एक बॉडी में रिस्टोरिंग फोर्स होगा तभी स्ट्रेस आएगा। मुझे ये बताओ, वो जो मैंने आटे का गोले का एग्जांपल दिया है, उसे तुमने पहले स्फेयर फॉर्म में था, उसे तुमने डिफॉर्म कर दिया, डिफॉर्म करके छोड़ दिया, टेबल पे रख दिया। क्या इसके अंदर स्ट्रेस डेवलप हुआ है? डू यू थिंक दैट अंदर में मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है और उसके वजह से पुश एंड पुल का केस बन रहा है? No, sir. क्योंकि अगर होता तो फिर ये अपने ओरिजिनल शेप में आने का कोशिश करता। तो अंदर तो कोई फोर्स ही नहीं है, तो अंदर कोई फोर्स नहीं है तो अंदर कोई स्ट्रेस डेवलप नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये क्यों स्ट्रेस डेवलप नहीं हुआ है? क्योंकि अंदर रीस्टोरिंग फोर्स नहीं है। सो इट्स नॉट इंपॉर्टेंट दैट वेदर आउटसाइड फोर्स इज देयर और नॉट। ये डिफॉर्मिंग फोर्स इंपॉर्टेंट नहीं है स्ट्रेस के लिए। इंपॉर्टेंट क्या है? अंदर में रिस्टोरिंग फोर्स है या नहीं है। समझ लो इस बात को। In many cases, if restoring force is there, then that force will be equals to the outside force. Obviously, इक्विलिब्रियम बना कर अगर रखना है खींच करके, तो जितना बाहर का फोर्स है उतना ही अंदर रिस्टोरिंग फोर्स हो जाएगा। तो उस केस में रिस्टोरिंग फोर्स एक्सटर्नल फोर्स के बराबर होता है, बट डेफिनेशन में रिस्टोरिंग फोर्स लिखेंगे, ये बॉडी के अंदर का फोर्स है। तो इसमें भी टाइप आएगा कि वो फोर्स सरफेस पे किस तरह से लग रहा है, उसके ऊपर हम डिफाइन करते हैं कंप्रेसिव एंड एक होता है परपेंडिकुलर टू द सरफेस और दूसरा होता है नॉर्मल पैरेलल टू द सरफेस। नाउ इस फोर्स के वजह से क्योंकि डिफॉर्मेशन हुआ है, देन देयर इज एन अनदर टर्म विच वी कॉल स्ट्रेन। सो व्हाट इज स्ट्रेन? स्ट्रेन इज चेंज इन डायमेंशन। नाउ डायमेंशन में क्या क्या हो सकता है? तो लेंथ का चेंज हो सकता है, एरिया का चेंज हो सकता है, वॉल्यूम का भी चेंज हो सकता है। तो चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन और इनिशियल डायमेंशन। अभी लेंथ के टर्म में अगर मैं बात करूं, मतलब मैं ये एग्जांपल दे रहा हूं कि ये एक रॉड है, इस पे फोर्स लगाया तो उसके वजह से ये एल नॉट है इनिशियल लेंथ, फोर्स के वजह से इसका शेप बड़ा हो गया, लेंथ वाइज बड़ा हो गया। नीचे वाले पे फोर्स लगाते हैं, ठीक है, ऊपर वाले पे तो लगाना शुरू किया है, फोर्स लगाने के बाद ये सिचुएशन अचीव हो गया है। अब इससे ज़्यादा लेंथ नहीं बढ़ रहा है। क्यों नहीं बढ़ रहा है इससे ज़्यादा लेंथ? क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में एफसी अपेयर हो गया है। एफसी क्या है? कोहेसिव फोर्स, मतलब मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, राइट। तो ऑपोजिट डायरेक्शन में एफसी जनरेट हो गया है। क्या इस समय एफसी एफ के बराबर है? टेल मी यस नो। इक्विलिब्रियम है ना। अभी मैंने बोला कि फोर्स लगाया तो इंक्रीज sir. करना शुरू किया, लेकिन इस मोमेंट पे अब इससे ज़्यादा स्ट्रेच नहीं हो पा रहा है,
तो अंदर का फोर्स इतना ग्रो अप कर गया है कि बाहर के फोर्स को वो बैलेंस कर दे रहा है, इसलिए फर्दर इंक्रीज लेंथ में नहीं हो पा रहा है। ठीक है, सो एफ सी और एफ आपस में बराबर है ना। जैसे ही हम बाहर वाले फोर्स को हटाएंगे, ऐसा नहीं कि एफ सी तुरंत गायब हो जाएगा, है ना। एफ सी विल एग्जिस्ट और एफ सी के वजह से मॉलिक्यूल्स वापस करीब जाएगा, और जैसे जैसे सेपरेशन कम होगा वैसे वैसे एफ सी भी डिसअपियर होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ओरिजिनल शेप आते ही वापस इसमें एफ सी खत्म हो जाएगा। सो नाउ दिस इज न्यू लेंथ, सो दिस इज द स्मॉल लेंथ। और मैंने बोला है कि आपके दिमाग में ये चीज़ बिल्कुल होना चाहिए कि ये जो लेंथ में चेंज आ रहा है ना, वो विजिबल नहीं होगा, वो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे बहुत छोटा क्वांटिटी में एक्सपैंड हो रहा है। ठीक है, मतलब अगर ये 1 मीटर का वायर है ना, तो आप इसे 1 mm सोच करके चल सकते हो। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड थिंक ऑफ हाउ स्मॉल इज दिस चेंज। सो इस केस में हम डिफाइन करेंगे इसे चेंज इन लेंथ अपॉन लेंथ, इनिशियल लेंथ। दिस इज कॉल्ड स्ट्रेन। ठीक है, क्योंकि स्ट्रेस के वजह से स्ट्रेन आ रहा है, तो यहाँ पे हम ये बात बोल सकते हैं कि स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, एंड दिस इज कॉल्ड हुक्स लॉ। Hooke's law says for a small change in length, या for a small change in dimension लिखें, stress is always proportional to strain। ये एग्जैक्टली स्प्रिंग फोर्स में स्प्रिंग फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू एक्स लिखते हो ना, ये एग्जैक्टली वही चीज है। तो प्रोपोर्शनलिटी को जब हटाएंगे तो स्ट्रेस बराबर एक कांस्टेंट ई आ जाएगा इनटू स्ट्रेन आएगा। where E is proportionality constant called elastic constant। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, इसे हम इलास्टिक कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है, तो ये किस चीज़ पर डिपेंड करेगा? ये नेचर ऑफ मटेरियल और टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। ठीक है, ई डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल एंड सेकेंड, एक ही मटेरियल का बात करेंगे तो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। अलग अलग टेम्परेचर पे आपको पता है कि इलास्टिसिटी एक बॉडी का अलग अलग हो जाता है। ठीक है, सो ये टेम्परेचर के साथ भी चेंज होता है। देखो क्या किया है अभी हम लोगों ने, ऊपर तो ग्राफ एक्सप्लेन किया था जो पीछे का ही था, अब टर्म्स को डिफाइन करना शुरू किए हैं। तो स्ट्रेस का मतलब फोर्स अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया, एकदम ब्रॉडर सेंस में अभी बात किया है, अभी इसके और डिटेल में हम लोग जाने वाले हैं। स्ट्रेन का मतलब है चेंज इन डायमेंशन अपॉन इनिशियल डायमेंशन विच कैन बी लेंथ, एरिया और वॉल्यूम। एक एग्जांपल दिया लेंथ को लेकर के यहाँ पे। ठीक है, हुक्स लॉ इज द रिलेशन बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। ऑब्वियसली इस फोर्स के वजह से चेंज इन लेंथ आ रहा था, तो स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, बट फॉर स्मॉल चेंज। अगर लार्ज चेंज होगा तो स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन नहीं होगा, वो स्क्वायर वगैरह कुछ आ जाता है इसमें, जो कि हमें नहीं पढ़ना है। ठीक है, प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा, उसे हम इलास्टिक कांस्टेंट कहते हैं बॉडी का।
जो नेचर ऑफ मटेरियल या फिर टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। ठीक है, टेंसाइल स्ट्रेस। फोर्स इज परपेंडिकुलर टू एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया, और वो है ये लेंथ। ऑलरेडी इस पे डिस्कस किया है। ये तो सिंपल लेंथ दे रखा था, वायर दे रखा था, इस पे फोर्स लगा दिया मैंने। फोर्स लगाने से स्ट्रेच आना शुरू हुआ। जैसे से स्ट्रेच बढ़ता गया, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बढ़ता गया, और एक टाइम पे एक्सटर्नल फोर्स इंटरनल फोर्स के बराबर हो गया। अभी ये इक्विलिब्रियम में है, सेकेंड फिगर इक्विलिब्रियम में है, और इसका लेंथ फिक्स है L। अगर मैं अभी फोर्स को इंक्रीज कर दूँ 2F, तो ये और ज़्यादा इंक्रीज करेगा लेंथ वाइज, क्योंकि फिर से एक इम्बैलेंस आ गया फोर्स को लेकर के। फिर से जब और फर्दर इंक्रीज होगा तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स भी इंक्रीज करेगा, और जैसे ही इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स 2F के बराबर होगा, वापस ये सिस्टम रुक जाएगा, इक्विलिब्रियम में आ जाएगा न्यू लेंथ के साथ। ठीक है, फिलहाल अगर बाहर की ओर फोर्स लग रहा है तो इसके अंदर टेंशन डेवलप हो रहा है, इसी वजह से हम इसे टेंसाइल बोल रहे हैं। ठीक है, सो स्ट्रेस इक्वल्स टू, यहां पे आ रहा है फोर्स परपेंडिकुलर अपॉन एरिया। दिख रहा है ना, ये रहा क्रॉस सेक्शनल एरिया जिसके ऊपर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये फोर्स लगा हुआ है। ठीक है, एंड दिस इज सिंपल स्ट्रेन, that is change in length upon initial length. This is change in length. एक और पॉइंट को मैं यहीं पे बोलता चलूं, क्या आप मानते हो कि L नॉट इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू L है? मैंने एक एग्जांपल दिया था कि 1 मीटर और उसमें इलोंगेशन 1 mm का है, तो दोनों को ऐड करने पे 1.01 मीटर आ रहा है। तो ये फाइनल लेंथ है, ये इनिशियल लेंथ है। क्या दोनों को अप्रॉक्सीमेटली इक्वल लिया जा सकता है? यस नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. लिया जा सकता है। तो डेफिनेशन तो ये है, लेकिन कभी ज़रूरत पड़े तो आप डेल्टा एल अपॉन एल नॉट को डेल्टा एल अपॉन एल भी लेके चल सकते हो, कभी ज़रूरत पड़े तो। ठीक है, प्लस माइनस में नहीं करेंगे कुछ इस तरह का, लेकिन डिवीजन में कर सकते हैं। खुद सोच करके देखो, 1 mm डिवाइडेड बाय 1 मीटर, या फिर 1 mm डिवाइडेड बाय 1.001 मीटर, इट नॉट गोइंग टू बी अ बिग डिफरेंस। ठीक है, सो for the purpose of simplification, sometimes we can do like this. Now definition is same, यही definition रहेगा अगर कंप्रेसिव स्ट्रेस का बात कर रहे हैं तो। ये टेंसाइल स्ट्रेस था, नेक्स्ट इज योर कंप्रेसिव स्ट्रेस। तो क्या होगा कंप्रेसिव स्ट्रेस में? कंप्रेसिव स्ट्रेस में भी जो फोर्स होगा ना, वो परपेंडिकुलर टू द सरफेस एरिया ही होगा, लेकिन अंदर की ओर होगा, जिससे स्ट्रेस डेवलप हो रहा है। जो फोर्स लगना है वो अंदर की ओर लगना है, तो यहाँ कंप्रेशन हो रहा है। ठीक है, जो फोर्स इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो बाहर की ओर लगेगा, और जो कंप्रेशन हो गया है इसमें वो वापस ओरिजिनल लेंथ पे जाने का कोशिश करेगा। ये रहा होगा इसका ओरिजिनल लेंथ जहाँ से ये कंप्रेस हुआ है। ठीक है,
तो अगेन डेफिनेशन इज सेम, कुछ भी इसमें अलग नहीं है, बस डायरेक्शन अलग है, ये बात ध्यान रखोगे. स्ट्रेस इक्वल्स टू फोर्स परपेंडिकुलर अपॉन एरिया एंड स्ट्रेन इज अगेन चेंज इन लेंथ अपॉन लेंथ, इनिशियल लेंथ. ठीक है, इसमें आप कह सकते हो कि निगेटिव आ जाएगा, चलेगा, फिगर से वो बात क्लियर है इसलिए चलेगा. नाउ व्हाट इज द रिलेशन ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन? ऑल्सो इस केस में जहां लेंथ वाइज हम लोग बात कर रहे होंगे, स्ट्रेस इक्वल्स टू अ कांस्टेंट इनटू स्ट्रेन, राइट, और y इक्वल्स टू stress upon strain. This constant, which is the elastic constant, is called Young's modulus, right? Y is Young's modulus. So आज हेडिंग ले लेते हैं. So how do we define Young's modulus? Young's modulus is defined as stress upon strain, right? Now, what does this Young's modulus represents? So Young's modulus represents elastic property of the material, कि वो material कितना elastic है या नहीं है, that is represented by this. इलास्टिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल. क्या ये डायरेक्शनल है? तो यस, ये डायरेक्शनल है. एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में लेंथ वाइज कितना इलास्टिक है, इस इलास्टिसिटी है इसमें, मतलब मॉलिक्यूल को एक दूसरे से लेंथ वाइज दूर करेंगे तो वापस अपने ओरिजिनल शेप में आने का कितना टेंडेंसी रखता है, उसे हम यहाँ पे कह रहे हैं. ठीक है, दिस इज लेंथ वाइज, along the length. Lengthwise मतलब along the length. Okay. What is the unit of this? The dimension. So जो स्ट्रेस का डायमेंशन आ रहा है वही होगा, क्योंकि स्ट्रेन तो डायमेंशन लेस है. चेंज इन लेंथ अपॉन लेंथ, स्ट्रेन डायमेंशन लेस है, तो स्ट्रेस का जो डायमेंशन आएगा वही होगा. और स्ट्रेस का मतलब होता है फोर्स अपॉन एरिया, मतलब प्रेशर है वो. ठीक है, सो इज इट कमिंग m l माइनस 1 t माइनस 2? मुझे बताओ, ये आ रहा है डायमेंशन? यस सर. अभी सोचने में तो नहीं बैठ जाते हो कोई? एम एल टी माइनस 2 अपॉन एरिया मतलब एल स्क्वायर, तो m l टू द पावर माइनस 1 t टू द पावर माइनस 2 आ जाएगा. ठीक है, ओके. अगर दो वैल्यू दे दे 1.5 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और वहीं पे एक और वैल्यू दे दे 1.5 इंटू 10 टू द पावर 6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, विच बॉडी इज मोर इलास्टिक? Which one is more elastic, 1 or 2? Which one is more elastic? When y represents elastic property, तो न्यूमेरिक वैल्यू को देख करके बता सकते हो ना. सर y2. Second body is more elastic comparing to first one. Which one is more hard? इनमें से ज़्यादा हार्ड कौन है? तो सेकेंड बॉडी जिसका इलास्टिसिटी ज़्यादा है, उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज़्यादा है, सो उसे डिफॉर्म करना भी तो मुश्किल है. हार्ड किसे कहते हैं? जो बॉडी डिफॉर्म आसानी से नहीं हो उसे हम हार्ड कहते हैं. तो वो बॉडी जिसके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रांग होगा उसे ही डिफॉर्म करने के लिए ज़्यादा फोर्स चाहिए. ठीक है,
सो सेकेंड बॉडी इज हार्ड कंपेयरिंग टू द फर्स्ट बॉडी. ठीक है. Body 2 is more elastic and hard comparing to body 1. ठीक है. तो यंग्स मॉडुलस इलास्टिक प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करता है. ठीक है. तो थोड़ा और ऊपर से बात कर लेते हैं. देयरफॉर y इक्वल्स टू, स्ट्रेस का मतलब है फोर्स अपॉन एरिया और स्ट्रेन का मतलब है डेल्टा अपॉन एल. अब इसमें यह बात ध्यान रखना होगा कि y जैसे ही बोलेंगे फोर्स क्रॉस सेक्शनल एरिया पे परपेंडिकुलर वाला है. ठीक है. तो अभी भी मैं यहाँ परपेंडिकुलर लिख देता हूँ, बट आगे से आपको बुक्स में नहीं मिलेगा ये चीज़. सो इट इज़ एफ एल अपॉन डेल्टा एल इंटू एरिया ए. ये हो जाता है यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला. ठीक है. अभी इसके डिटेल में मैं आऊँगा, बट अभी क्या करेंगे, सबसे पहले सारा फॉर्मूलाज को हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या है. उसके बाद बिल्कुल एप्लीकेशन पे आकर के हम लोग बात करेंगे. ठीक है. फिर से देखो क्या डिस्कशन किया मैंने डिस्कशन शुरू किया है. फोर्स अगर एरिया पे परपेंडिकुलर हो तो लेंथ वाइज डायमेंशन चेंज होगा, लेंथ इसका चेंज होगा. दो केस है उसमें, एक तो स्ट्रेस टेंसाइल आना जब बाहर की ओर पुल करेंगे तो, और एक होता है कंप्रेसिव होना, मतलब अंदर की ओर पुश करेंगे तो. दोनों के लिए स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन डिफाइन कर लिया. यंग्स मॉडुलस इज द इलास्टिक प्रॉपर्टी एसोसिएटेड इन दिस डायरेक्शन along the length. तो y इक्वल्स टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन. ठीक है. y का डायमेंशन क्या होगा एंड ऑल, ये सब डिस्कस किया यहाँ पे. Force acting to perpendicular to the cross sectional area. Now is the point that force acting parallel to the surface. Force acting parallel to surface. इसे हम shear इफेक्ट कहते हैं. SHER, shear इफेक्ट. पहले तो shear इफेक्ट है क्या, तो जब भी फोर्स पैरेलल टू द सरफेस लगता है ना, ठीक है, तो उसमें shear इफेक्ट आता है. जैसे मान लो एप्पल है और एप्पल के ऊपर वाले लेयर को उतारना है तुम्हें. ठीक है. तो उसमें फोर्स कैसे लगाते हैं हम, क्या इस तरह से फोर्स लगाते हैं तो ये पोर्शन बाहर निकल करके आ जाता है पैरेलल टू द सरफेस, या इसे आप टेंजेंशियल भी कह सकते हो. ठीक है. तो शेयर का मतलब होगा पैरेलल टू द सरफेस, लिख चुके हैं. तो यहाँ पे जो टर्म हम लोग बात करेंगे वो होगा शेयर स्ट्रेस का. व्हाट डू वी मीन बाय शेयर? शेयर का मतलब होगा फोर्स पैरेलल टू द सरफेस. शेयर स्ट्रेस. Shear stress is defined as force parallel to the surface upon cross sectional area. पूरा लिख देता हूँ. Force parallel to surface upon surface area. फिगर से ज़्यादा क्लियर होगा, बात करते हैं उसके ऊपर. Now see here. Say this is a block
विच इज फिक्स्ड ऑन द टेबल। ब्लॉक जो है ना उसे मूव नहीं करने देना है अभी, ठीक है, और इसे फिक्स कर दिया है। इसका ये टॉप सरफेस है, राइट। नाउ अगर आप इस पे फोर्स ऊपर की ओर लगाओगे तो मुझे बताओ फोर्स सरफेस पे कैसे है, परपेंडिकुलर या पैरेलल? यस गाइस, परपेंडिकुलर। ये फोर्स Perpendicular. परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पे जो फोर्स, यहाँ पे जो स्ट्रेस डेवलप होगा वो टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप होगा, समझ रहे हो ना? ये फोर्स परपेंडिकुलर टू द सरफेस है, ठीक है। अब मान लो कि अगर आपने पैरेलल टू द सरफेस फोर्स लगाया, जैसे ये आपका हाथ है जहाँ से आपने हैंड को रखा सरफेस के ऊपर, जैसे बुक के ऊपर हाथ रखा और हाथ को आपने पुश करना शुरू किया। ऑफ कोर्स फ्रिक्शन हैज टू बी देयर। तो जब आप फोर्स लगाओगे बॉडी के ऊपर तो ये फोर्स पैरेलल टू द सरफेस आया क्या? पहले तो ये बताओ मुझे। यस सर। Yes, दिस sir. इज पैरेलल टू द, इसके पहले वाले को आपने परपेंडिकुलर टू द सरफेस बोला था। नाउ दिस फोर्स इज पैरेलल टू द सरफेस, this force is parallel to the surface, therefore I am telling you if parallel, जिस सरफेस पे लगता है वो वाला सरफेस एरिया है यहाँ पे। सो दिस इज द सरफेस एरिया दैट आई हैव टू कंसीडर नाउ, ठीक है। ऊपर वाला सरफेस एरिया हमें कंसीडर करना है ए। इसका इफेक्ट क्या होगा? तो देखो बॉटम तो नहीं मूव करेगा, लेकिन क्या आप मानते हो कि इसका शेप चेंज हो जाएगा और ऐसा हो जाएगा? ज़्यादा नहीं तो थोड़ा तो ऐसा हो ही जाएगा। डू यू थिंक लाइक दिस? यस सर। Yes, sir. ये 3D व्यू है। अगर हम लोग सीधा सीधा एक प्लेन में देखें तो ये वो ब्लॉक था, अभी वो ऐसा डिफॉर्म होकर के हो जाएगा। आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स, फोर्स लग रहा है यहाँ पे। नाउ डिफॉर्मेशन को मेजर करना है मुझे कि कितना डिफॉर्मेशन हुआ है। तो एक पैरामीटर ये ले सकते हैं क्या कि ये जो एज है वो कितना शिफ्ट हुआ है, इससे समझ में आ जाएगा कि कितना डिफॉर्मेशन हुआ है। एम आई राइट गाइस? Yes, sir. ज़्यादा एक से ज़्यादा डिफॉर्मेशन हो रहा है, कम एक से कम डिफॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे एक एंगल भी जनरेट हो रहा है, विल कॉल इट फाई। और ये है एक हाइट, जो हाइट है ना वो फिक्स पॉइंट से जो पॉइंट मैक्सिमम डिस्प्लेस कर रहा है उसके बीच का गैप है, ठीक है। तो नाउ शियर स्ट्रेस इज डिफाइंड, शियर स्ट्रेस इज डिफाइंड एज फोर्स पैरेलल अपॉन एरिया। तो कौन सा एरिया देखना है और सरफेस देखना है, वो इसमें विजिबल है सभी को। नाउ वी हैव टू डिफाइन शियर स्ट्रेन, चेंज इन डायमेंशन अपॉन डायमेंशन, चेंज इन लेंथ अपॉन लेंथ। तो यहाँ पे डिफाइन करने के लिए ना हम x अपॉन h लेंगे, ठीक है। x विल बी द चेंज इन लेंथ एंड h इज द इनिशियल लेंथ, ऐसा सोच करके हम लोग इसे डिफाइन करेंगे। ये जो रेशियो है यही मेजर कर रहा है कि कितना चेंज है, और इनफैक्ट ये जो है ना वो फाई के बराबर है, ठीक है। देखो tan फाई इक्वल्स टू x अपॉन h। अब खुद ही सोचो ये कितना डिफॉर्मेशन हम कंसीडर कर रहे हैं। ये पहले से एक हमारे दिमाग में आइडिया है कि ये बहुत ज़्यादा नहीं है, ये थोड़ा है, ठीक है, जो शायद विजिबल भी ना हो लेकिन है। तो उसके लिए हम अप्रॉक्सीमेटली tan फाई को 5 बोलेंगे ना। सो हियर वी डिफाइंड शियर स्ट्रेन एंड शियर स्ट्रेस। ये सब डिफाइन कर रहे हैं, ये आपको समझना होगा कि ऐसे ही इसको हम स्टडी करने के लिए डेवलप किए हैं। तो दो डायरेक्शन में जो डिफॉर्मेशन आ सकता है, द मैनर इन विच द फोर्स इज अप्लाइड ऑन द बॉडी, द डिफॉर्मेशन विल कम अकॉर्डिंगली।
and we have talked about two directions, one perpendicular to the surface either upward or downward and other parallel to the surface. तो पैरेलल टू द सरफेस के लिए हम जो टर्म यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड शियर स्ट्रेस, शियर वर्ड यूज करते हैं. शियर का मतलब होता है टेंजेंशियल और पैरेलल टू द सरफेस. ठीक है. नाउ देयर विल बी रिलेशन बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन आल्सो. जितना हम शेयर स्ट्रेस डाल रहे हैं उसके वजह से इसमें शेयर स्ट्रेन आ रहा होगा. तो एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है जिसे हमने इलास्टिक कांस्टेंट ई बोला था. तो इस तरह का, क्योंकि अब फोर्स का पैटर्न चेंज किया है तो हम उसे दूसरे नाम से कॉल करेंगे, है वही इलास्टिक प्रॉपर्टी, इलास्टिक कांस्टेंट, राइट. सो यहाँ पे आ जाएगा, या फिर सीधा सीधा वो टर्म ही लिख देता हूँ मैं, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी. पीछे पढ़ा था यंग्स मॉडुलस. ठीक है. तो यंग्स मॉडुलस जैसा टर्म यहाँ जो आ रहा है उसे हम कहते हैं मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी. इसे ईटा से डिनोट करेंगे एन, और एन में ये वाला टर्म को, ये वाला नोज को आगे एक्सटेंड कर देना है ऐसा. So, how do we define modulus of rigidity? Again, rigidity है, elasticity है, तो stress upon strain सीधा फॉर्मूला है. बस यहाँ पे shear stress upon shear strain लेंगे. रिजिड का मतलब आपको समझ में आता है, कठोर होना, ठोस होना, है ना. तो अगेन मैंने बोला था कि जो जितना हार्ड होता है वो उतना ही ज़्यादा इलास्टिक होता है. तो ईटा भी जो है ये इलास्टिसिटी को ही एक्सप्रेस कर रहा है, उस मटेरियल के इलास्टिक प्रॉपर्टी को ही एक्सप्रेस कर रहा है. अगर मैं इस फोर्स को रिमूव कर दूँ, ये ऊपर जो फोर्स है ना उसे रिमूव कर दूँ, तो ये बॉडी वापस अपने ओरिजिनल शेप में आएगा. लेकिन जो प्रॉपर्टी है इलास्टिक प्रॉपर्टी वो अब डायरेक्शनल है, ये अलोंग द लेंथ नहीं है, ये पैरेलल टू द सरफेस है. समझ रहे हो. आप इसे लेयर वाइज ऐसे सोच लो कि इसे बहुत सारे लेयर्स में ऐसे डिवाइड कर देते हैं. तो जब इसे रिस्टोर करना होगा तो नीचे वाला चलेगा तो उसके ऊपर वाला चलेगा, फिर उसके ऊपर वाला चलेगा, इस तरह से. तो सब लेयर एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहा है रिस्टोर करने के लिए. बता सकते हो कि वो रिस्टोरिंग फोर्स का डायरेक्शन क्या है? इज इट पैरेलल टू द सरफेस? यस, राइट. सो क्योंकि Yes, yes. डायरेक्शन अलग है, यंग्स मॉडुलस में जो रिस्टोर करने के लिए डायरेक्शन जो था ना वो सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में था. आई एम टॉकिंग अबाउट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स. यहाँ जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो सरफेस के पैरेलल ही लग रहा होगा. ठीक है. तो एक ही बॉडी में अलग अलग डायरेक्शन में ये प्रॉपर्टी मीन्स इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स चेंज हो सकता है. ऐसा कुछ नहीं है कि सब तरफ एक ही रहेगा. तो इसलिए मुझे पैरेलल टू द सरफेस अलग डिफाइन करना पड़ा है. सो दिस इज शियर फोर्स, सॉरी शियर स्ट्रेस अपॉन शियर स्ट्रेन. ईटा इक्वल्स टू एफ पैरेलल अपॉन एरिया इंटू फाई. शेयर स्ट्रेन फाई से या एक्स अपॉन एच से डिनोट करते हैं. तो एफ पैरेलल अपॉन ए इंटू एच अपॉन एक्स. ये हो गया फॉर्मूला. ठीक है. तो देखो अभी मैंने कुछ खास न्यूमेरिकल नहीं बताया है क्योंकि ये थ्योरी इंटेंसिव है. एक बार ये बेस क्लियर हो जाए तो हम लोग इसके न्यूमेरिकल्स पे भी आ जाएंगे. ठीक है. ऑफ कोर्स इन नेक्स्ट सेशन वी विल बी डूइंग ऑल दिस थिंग्स. चेंज इन डायमेंशन इज नोन एज डिफॉर्मेशन, फॉर्मेशन, कॉन्ट्रैक्शन और स्ट्रेन. क्या होगा बताओ? चेंज इन डायमेंशन इज नोन एज Strain. नो, रेशियो है ना. चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन इक्वल्स टू स्ट्रेन होता है. यहाँ पे चेंज इन डायमेंशन इक्वल्स टू क्या होगा?
स्ट्रेन तो नहीं होगा, आप बताओ। Deformation. या इट इज डिफॉर्मेशन, ठीक है। सर ये सिर्फ बोल्स के लिए है। देख मैं पढ़ा रहा हूँ दोनों के लिए, ठीक है, लेकिन अभी मैंने स्टार्ट किया है। देखो जो स्टार्ट किया है मैंने मतलब बोर्ड्स के लिए नहीं है, मैंने दोनों के लिए स्टार्ट किया है। जो एक्सप्लेनेशन मैंने दिया है कि क्यों होता है डिफॉर्मेशन फोर्स, क्यों होता है एंड ऑल, वो सब कॉम्पिटिटिव लेवल पे है। अगर बुक को पढ़ोगे तो उतना कुछ मिलेगा नहीं, एक एक लाइन दो दो लाइन में सब निपटाया हुआ होता है, ठीक है। बट सारा कुछ फॉर्मूला वाइज देखोगे तो सब कुछ सेम आ रहा है, ठीक है। तो क्योंकि अभी थ्योरी स्टार्ट ही किया है, अभी तो सारा कुछ आना बाकी है। डेफिनेशन दिया था, ठीक है। देखो उसके बाद स्ट्रेस स्ट्रेन इसने दिया है, तो जो कुछ बताया है वही यहाँ फिगर में है। स्ट्रेस का फॉर्मूला दिया है, ठीक है ना, डिफॉर्मेशन फोर्स अपॉन एरिया। स्ट्रेन क्या होता है तो वो दे रखा है। टेंसाइल एंड कंप्रेसिव मिल गया ए, है ना। टेंसाइल एंड कंप्रेसिव स्ट्रेस इस पे डिस्कस किया है मैंने। टेंसाइल स्ट्रेन लेंथ वाइज डेल्टा एल अपॉन एल, ठीक है। वॉल्यूम स्ट्रेस अभी डिस्कस नहीं किया है, इसके बाद आने वाला है। हुक्स लॉ मैंने डिस्कस किया, है ना। देखो शेयरिंग स्ट्रेन डिस्कस किया, डेल्टा एल अपॉन एल एंड ऑल, ये वाला फिगर, है ना। टेंजेंशियल फोर्स पैरेलल टू द सरफेस, टेंजेंशियल फोर्स मतलब पैरेलल टू द सरफेस अपॉन एरिया। तो ये था तुम्हारा बुक का, जितना तो मैंने डिस्कस कर ही दिया है, ठीक है ना। इलास्टिक मॉड्यूलस, यंग्स मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, बल्क मॉडुलस, ये तीन है। यंग्स मॉडुलस डिस्कस कर दिया है, ठीक है। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी रिलेटेड टू द चेंज इन लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट लाइक इन अ मेटल रॉड बीम ड्यू टू द अप्लाइड डिफॉर्मिंग फोर्स। बल्क मॉडुलस नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, मीन्स कल है तो कल करेंगे, ठीक है। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी कर दिया डिस्कस। ठीक है। तो पॉइजन रेशियो तो बुक के हिसाब से तो चल रहा है, लेकिन हम लोग करेंगे अपना कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी, अलग नहीं है कुछ भी। ओके देन, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, बाय बाय एवरीवन।